हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो ये हमारी एफकैट की सिंस एफकैट इज़ राउंड द कॉर्नर, तो ये एफकैट की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, इंग्लिश की। तो इस सीरीज़ में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के और जिसकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस हिसाब से हम जो है वो सीरीज़ आपको कराएंगे, वोकैबुलरी वगैरह सब कुछ कवर करवाएंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले वील बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन ऐसा पार्ट है जो कि स्कोरिंग भी होता है पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, एंड स्पेशली एफकैट के पेपर में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, यू कांट अंडरलाइन मच, ठीक है। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या ज़रूरी है कि आप जो पैराग्राफ है उसको पोर्शंस में पढ़ो, सारा पैराग्राफ एक साथ मत पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक पैसेज है, ठीक है, तो इस पैसेज को आप 3-4 पोर्शंस में डिवाइड करो, ठीक है। इसको 3-4 पोर्शंस में डिवाइड करो। जैसे मैंने इसको यहाँ पे पहले एक पार्ट को यहाँ तक वो कर दिया है, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ तक कर दिया। तो इसको पोर्शंस में पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो पहले डिफरेंट पोर्शंस को, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। क्योंकि ये जो पैसेजेस होते हैं, जैसे आपके स्कूल्स में पैसेज आते थे वैसे नहीं होते, ये होते हैं आपके दिमाग वाले, ठीक है। इसमें आपको ब्रेन, रैशनैलिटी ये सब अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक क्रक्स दे दिया है, उस क्रक्स के बेस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितनी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स क्या है आपके, वो टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो अब ये पैराग्राफ है, मैंने इस पैराग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पैसेज का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस स्लाइड में है, जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो भी साथ में मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो पहला जो पहला जो मैं इसका पढ़ूंगी, the most important reason for this state of affairs perhaps is that India was the only country in the world to truly recognize the achievements of Soviet Union rather than merely focusing on the debilitating faults that communism brought to its people. क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है स्टेट अफेयर्स का, जो हम दोनों के बीच के रिलेशंस हैं करंट रशिया और इंडिया के बीच में, वो इसलिए है क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने एक रियल सेंस में सोवियत यूनियन के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने उसकी अचीवमेंट्स को अपलॉड किया है, समझा है, बजाय इसके कि उनकी कम्युनिज्म की जो पॉलिसी है उनमें फॉल्ट्स निकाले जाए। हमने उनकी कम्युनिज्म पॉलिसी के सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के, होता है ना, जैसे एक इंसान है उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी है कुछ बुरी क्वालिटी है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो उसके सिर्फ बुरी क्वालिटीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, करेक्ट, और कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये बात गलत है बट जो अच्छी बात है वो भी अप्रिशिएट करनी चाहिए। तो इंडिया ने ट्रूली इन दैट सेंस वही किया है कि इंस्टेड ऑफ उसको क्रिटिसाइज करना कम्युनिज्म के ऊपर, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज ट्राइड टू रिकॉग्नाइज कि उनकी अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है। सो फार इसका ये मतलब था। आगे है, the people of India realize that the achievement of 100% literacy in a country much larger than its own, with similarly complicated ethnic and religious groupings, and the rapid industrialization of a nation that was primarily agrarian society when the Bolshevik Revolution took place in 1917. The attendant revolutionary steps in science and technology, the accessibility of healthcare, primeval according to Western standards, perhaps not according to the Indian ones, to the general population, and despite prohibition of the government of that time, the vast outpourings in literature, music, art, etc. are momentous and remarkably feats in any country. दूसरे पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ रिकग्नाइज की कि रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया से साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी है, करेक्ट। जो यूएसएसआर था वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो एक ऐसी कंट्री जो कि इंडिया के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस कंट्री में 100% लिटरेसी होना ये कोई छोटी बात नहीं थी, ठीक है। कि इतनी बड़ी कंट्री में 100% लिटरेसी है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ कि सिमिलर जो मतलब वो बड़ी तो थी, कंट्री तो बड़ी थी ही इंडिया से, बट उसकी एथनिसिटी उतनी ही कॉम्प्लेक्स थी और रिलीजियस ग्रुपिंग्स उतनी ही डाइवर्स थी जितने इंडिया के, ठीक है। और जिस तरीके से एक ऐसी एग्रेरियन का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल बेस्ड, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइमरी एक वे ऑफ लिविंग होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि एक ऐसी कंट्री जो एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, उस कंट्री में कैसे एकदम से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ,
ठीक है, आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन 1917। ये भी बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़ी बात थी जो कि इंडियन लोगों ने रियलाइज़ किया। उसके अलावा कितने ज़्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, कैसे हेल्थ केयर हर नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन तक पहुंचाया गया। और डिस्पाइट गवर्नमेंट की इतनी प्रोहिबिशंस के बाद भी कितने सारे लोग हैं जो लिटरेचर, म्यूज़िक और आर्ट में जिन्होंने एक्सेल किया। ये अपने आप में बहुत मोमेंटस और रिमार्केबल फीट थी किसी भी कंट्री की, ठीक है। तो इस पोर्शन का ये मतलब हुआ। तो इससे क्या आसानी हुई कि आपने जो पैराग्राफ समझ लिया, अब आपको पूरे पैराग्राफ का क्रक्स पता है, वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंटायर पैराग्राफ। तो आपको अब जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा कि यार वापस जाके देखते हैं अच्छा ये कहाँ लिखा है, ये वाली स्टेटमेंट्स कहाँ पे हैं, ढूंढने लगोगे पैराग्राफ में कि अच्छा ये वाली स्टेटमेंट कहाँ लिखी है, वो कहाँ लिखी है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या बोला है पैराग्राफ में, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज करेक्ट, ठीक है। India took heed on the weak faults of Russian policies and system. India seriously commended the achievement of Russia, that is 100% literacy and rapid industrialization. Next is the process of industrialization had already started when Russian Revolution took place in 1917. The literature, art and music received a setback during the communist regime in Russia. अब देखो पहला स्टेटमेंट देखो कि इंडिया ने वीक फॉल्ट्स ढूंढे रशियन पॉलिसीज और सिस्टम में, तो ये तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन देखो, लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक रिसीव सेटबैक इन द कम्युनिस्ट रेजीम, ये भी गलत है कि डिस्पाइट गवर्नमेंट की ऑब्स्ट्रिक्शंस के बाद भी बहुत ही ज़्यादा आउटपोरिंग थी लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट की, ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन had already started when Russian Revolution took place. This is also wrong क्योंकि 1917 के बाद ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी। एंड दिस रिमेनिंग ऑप्शन इज तुम्हारा कि इंडिया सीरियसली कमेंडेड द अचीवमेंट ऑफ रशिया इन टर्म्स ऑफ 100% लिटरेसी एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट तुम्हारा पार्ट है, इन कंट्रास्ट ऑल दैट द वेस्ट फोकस्ड ऑन वर द मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय सोवियत स्टेट ऑन इट्स पीपल, द डेलिबरेट uprooting of mass migrations of ethnic people from one part of the country to another in name of industrialization and the end of religion। तो ये पैराग्राफ का पार्ट क्या कह रहा है कि एक तरफ जहाँ इंडिया ने उसके अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, उसके अचीवमेंट्स को समझा है, ऑन कंट्रास्ट वेस्ट ने क्या किया है, दूसरी तरफ उन्होंने सिर्फ वहाँ का जो ह्यूमन राइट वायलेशन है सोवियत का अपने लोगों के ऊपर, जो मास माइग्रेशन इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि एक जगह से एक एथनिक कम्युनिटी को उठा के दूसरी कम्युनिटी में फेंक दिया, ठीक है, रिलीजन्स एंड करने की कोशिश की, वेस्ट ने सिर्फ ये चीज देखने की कोशिश की है, ठीक है। इन शॉर्ट, ऑल द टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन वर एम्प्लॉयड टू कंडेम द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म सो मच एट वेरियंस विद कैपिटल थिंकिंग, ठीक है। कि मतलब जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन या टूल्स थे उन्होंने वो सब लगा दिए ये प्रूव करने में कि कैसे यूएसएसआर की जो सारी पॉलिसीज हैं, जो कैपिटल ये कम्युनिज्म है, कैसे इट इज़ अ रॉन्ग आइडियोलॉजी, और इसको कंडेम करने में उन्होंने अपने सारे टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन लगा दिए, ठीक है। The difference with Indian perception, I think, here is that while the Indians reacted as negatively to what the Soviet governments did to its people in the name of good governance, which has witnessed the imprisonment of Boris Pasternak and the formation of an international committee to put pressure for his release with Jawaharlal Nehru at its head. तो उन्होंने बोला बस फ़र्क ये है कि द ओनली डिफरेंस विद इंडियन परसेप्शन ये है कि उन लोगों ने आवाज़, इंडियन लोगों ने थोड़ी सी नेगेटिवली आवाज़ वॉइस रेज की थी सब सोवियत गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि वो कभी कभी करते थे लोगों के साथ इन द नेम ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। उन्होंने जिस हिसाब से इम्प्रिजनमेंट किया था बोरिस पास्टरनैक का, उसके लिए एक इंटरनेशनल कमेटी फॉर्म की गई थी जिस ताकि प्रेशर पुट किया जाए वहाँ की गवर्नमेंट पे, और इसके हेड इसको लीड किया था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस पैराग्राफ का ये सेंस निकला। नाउ द क्वेश्चन इज द वेस्ट डिड नॉट फोकस ऑन, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डिड द वेस्ट नॉट फोकस ऑन। Rapid growth of nuclear weapons in Russia, massive human right violation by Soviet state on its people, deliberate uprooting and mass migration of ethnic people in the name of industrialization, both B and C। तो human rights और uprooting पे तो उन्होंने focus किया ही था। What did they not focus on? It was rapid growth of nuclear weapons in Russia, ठीक है। Now the Indian perception of USSR was always applauding, ठीक है। We have always been applauding towards USSR। The passage is descriptive, paradoxical, analytical, thought-provoking।
डिस्क्रिप्टिव पैसेज वो होता है जहाँ पे किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन किया जाए, किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है। पैराडॉक्सिकल जहाँ पे चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ, एक ही पैसेज में चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ एक दूसरे को। एनालिटिकल पैसेज वो होता है जहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ता है। ये बेसिकली इसमें चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, ताकि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को जज किया जाए। और थॉट प्रोवोकिंग जो थॉट इंसाइट करें आपके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लाइमेट के ऊपर आ जाती है, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर, ठीक है, तो इस हिसाब के जो पैसेजेस होते हैं वो थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। ये पैसेज कैसा था? इट वाज डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्शन था, एक जनरल दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट आपके आते हैं एरर्स, ठीक है। तो पहला एरर देख लेते हैं। अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ। तो मैंने आपसे बताया था डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, एक हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा 2 है, इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा AN 2 है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी नॉन स्पेसिफिक चीज़ को रेफर कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं जनरलाइज कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी क्या है? मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जिसको मैं थिएटर में मिली थी, ये एक खास इंसान है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इस केस में मैं अ की जगह क्या यूज़ करूँगी? द, ठीक है। द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। नेक्स्ट इज दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर। नाउ बिसाइड का मतलब क्या होता है एंड बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है साथ साथ में, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, ठीक है। इन एडिशन टू इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई डोंट लाइक हिम बिसाइड्स ही इज डिफिकल्ट टू वर्क विथ, ठीक है। मतलब मुझे वो पसंद नहीं है और उसके अलावा वो उसके साथ काम करना आसान है भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज योर थिंग। तो यहाँ पे बिसाइड्स जो यूज किया है वो इन एडिशन टू हो गया, जिसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। व्हाट वी हैव टू यूज इज वी हैव टू यूज बिसाइड, दे वॉक बिसाइड ईच अदर, ठीक है। वी रिटर्न टू द गेस्ट हाउस इम्प्रेस्ड बाय व्हाट वी हैड सीन। अब जहाँ पे भी हैड आ गया वो आपका क्या हो गया? पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल भी मैंने आपको बताया भी है टेंसेस के वीडियो में, और जिन्होंने नहीं भी देखी वैसे तो आई रेकमेंड कि आप जाके देखो। बट जहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल की बात होती है तो हम पहले हैड यूज़ करते हैं सेंटेंस में और फिर सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो इस सेंटेंस की फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से होगी, इम्प्रेस्ड बाय व्हाट वी हैड सीन वी रिटर्न्ड टू द गेस्ट हाउस। क्योंकि पहले हैड आएगा, उसके बाद आपका सिंपल पास्ट टेंस आएगा। पहले आपका कोई एक्शन होगा, उस एक्शन के बाद उस एक्शन पे डिपेंडेंट एक एक्शन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसको यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट इज द जज वाज कन्विंस्ड दैट नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड वाज गिल्टी, ठीक है। तो नीदर और ईदर के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नीदर नॉर और ईदर और, इनमें क्या होता है? ये हमेशा दो चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, 2 थिंग्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम नीदर की जगह क्या यूज़ करेंगे? नन, और ईदर की जगह क्या यूज़ करेंगे? एनी, ठीक है, एनी वन। तो द जज वाज कन्विंस्ड दैट नन ऑफ द 5 अक्यूज्ड वाज गिल्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज द म्यूनिसिपैलिटी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्कूल नियर द पार्क, ठीक है ना। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ये अपना फ्यूचर टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्यूचर टेंस की जब बात हो रही है तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ बिल्ड की जगह क्या आएगा? बिल्ड, ठीक है। द म्यूनिसिपैलिटी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्कूल। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? बी। नेक्स्ट इज हमें मोस्ट इफेक्टिव वर्ड जो है वो पिक करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो सबसे इफेक्टिव होगा। हिज एक्शंस हैड डैश पेन एंड सफरिंग ऑन द पीपल, अफेक्टेड, इम्पोज्ड, इन्फ्लिक्टेड या फिर डिप्लोर, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इन्फ्लिक्टेड। क्यों? क्योंकि इन्फ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज फोर्सफुली फील करवाना, फोर्सफुली मेक someone feel or have anything, ठीक है। जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई फीलिंग या फिर कोई चीज
उसको फील करवाना या फिर उसको कोई चीज़ देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लिक्ट। इम्पोज का मतलब क्या होता है, कोई भी लॉफुली चीज़ प्लेस करना, लॉफुली प्लेसिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ लॉकडाउन। डिप्लोर का मतलब क्या होता है, डिप्लोर का मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज़ बोलना जो आपको मॉरली इनकरेक्ट लगे, ठीक है। टू से or feel that something is morally bad, ठीक है। The government will dash all resources to fight poverty, तो इसका आंसर क्या है, हार्नेस। हार्नेस का मतलब क्या होता है, to control energy of something to produce or achieve something, ठीक है। अब मस्टर हम कब यूज करते हैं, जब भी हम करेज की बात करते हैं। आई हैड टू मस्टर करेज, ठीक है। आई हैड टू गैदर करेज, आई हैड टू मस्टर करेज, तो ये इसके साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, हार्नेस, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी, यूज करेगी टू फाइट व्हाट, पॉवर्टी। Now next is the children dash crackers to celebrate their team। तो क्रैकर्स हमेशा क्या करते हो, बर्न करते हो, फायर नहीं करते हो क्रैकर्स, शूट नहीं करते हो, रिलीज नहीं करते हो, न्यू बर्स्ट क्रैकर्स, ठीक है। क्रैकर्स के साथ हमेशा क्या यूज करोगे, बर्स्ट। आई एम डैश फॉरवर्ड टू अ पिकनिक स्केड्यूल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, लुकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। एक और चीज़ है, अगर कहीं पे लुक फॉरवर्ड भी आता है ना, ठीक है, अगर कहीं लुक फॉरवर्ड भी आता है तो उसके साथ में भी जो वर्ब आएगा उसमें ING लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। तो मीटिंग हमेशा ING लगेगा वर्ब में, ठीक है। Next is I hope you must have dashed by now that failure are stepping stones of success। तो it's very easy realize कि I hope कि तुम्हें अभी तक एहसास हो गया होगा कि failure are they are the stepping stones to success। अब आपको बताना है कि मोस्ट सिमिलर जो वर्ड है, जो हाईलाइटेड वर्ड है, उसमें मोस्ट सिमिलर वर्ड क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कॉस्ट। कॉस्ट के ऑप्शन में दिया है ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट आउट, ब्रॉट ओवर, ठीक है। तो ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं इनको। ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट अबाउट का मतलब क्या होता है, कॉज, ठीक है। ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, प्रपोज अ प्लान, ठीक है। ब्रॉट आउट का मतलब क्या होता है, एम्फसाइज। ब्रॉट ओवर का मतलब क्या होता है, टू टेक someone somewhere। स्पेसिफिकली अगर घर की बात, स्पेसिफिकली जहाँ पे घर की बात हो, क्या आई ब्रॉट माई फ्रेंड्स ओवर, ठीक है। तो यूजुअली हम यहाँ पे इंडिकेट होम को ही करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो क्या आंसर करेक्ट हो गया आपका, ब्रॉट अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लासिड। प्लासिड का मतलब क्या होता है, प्लासिड मीन्स शांत, ठीक है। प्लासिड मीन्स शांत। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो शांत रिप्रेजेंट करती है, काम। इसके कुछ और सिनोनिम्स भी हैं, सेरीन, क्वाइट, पीसफुल, ठीक है। ये इसके कुछ और वर्ड्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है गट्स, मतलब कोई भी गट्सी चीज़ जिसने की हो, ठीक है। तो क्या कौन गट्सी चीज़ कर सकता है, कोई डेयरिंग इंसान नहीं कर सकता है। हम बोलते हैं ना, एंड शी हैड द ऑडेसिटी, शी हैड द ऑडेसिटी टू आर्ग्यू विद मी, मतलब उसमें उसका गट्स देखो कि गलती करने के बाद भी उसने मुझसे झगड़ा करने की कोशिश की। तो ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, डेयरिंग, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, लिनिवर्ड, लिनिवर्ड, ठीक है। लिनिवर्ड मतलब फियरसम, कावर्ड, ठीक है। ये होता है लिनिवर्ड। नेक्स्ट अब आपको ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट मोनोलॉग का, मोनोलॉग क्या हो गया, एक लॉन्ग स्पीच, ठीक है। मोनोलॉग हो गया एक लॉन्ग स्पीच इन वन गो। देखा था ना प्यार का पंचनामा में कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग, ठीक है।
तो लॉन्ग स्पीच। और यहाँ पे डायलॉग का मतलब क्या होता है? डायलॉग का मतलब जो आप फिल्म में छोटे छोटे डायलॉग या डिफरेंट सेंटेंसेस में कंप्लीट करते हो, मोर देन वन सेंटेंसेस, तो उसको क्या बोलते हैं? डायलॉग। मोनो मीन्स वन, डायलॉग मीन्स मल्टीपल। तो क्या आंसर आ गया हमारा? डायलॉग। प्रोलॉग क्या होता है? किसी बुक के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग स्पीच, ठीक है। एपिलॉग, कोई भी बुक एंड होने पे जो स्पीच लिखी होती है उसको बोलते हैं एपिलॉग। कैटलॉग आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा पैम्फलेट पेज जहाँ पे चीज़ें लिस्ट की हो में भी इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। नेक्स्ट आपका है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है इरेज, रिमूव, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या है? इम्बाइब, इम्प्रूव, इंसर्ट एंड इंस्पायर। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? एब्सॉर्ब। इम्प्रूव आपको पता ही है। इंसर्ट मतलब टू ऐड, एंड यू नो व्हाट इंस्पायर मीन्स। तो कौन सी चीज़ इसके ऑपोजिट हुई? इंसर्ट, करेक्ट। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है समथिंग विच इज एम्बिगुअस। व्हाट इज एम्बिगुअस? समथिंग विच इज नॉट सर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सर्टेनिटी। नॉट सर्टेन, सर्टेनिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है समथिंग दैट हैज लॉजिक टू इट। क्लैरिटी मीन्स समथिंग विच इज क्लियर, एंड लैक्सिटी मतलब वेयर देयर इज लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस। हम बोलते हैं ना रिलैक्सेशन, स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। समथिंग विच लैक्स स्ट्रिक्टनेस इज कॉल्ड लैक्सिटी। अब आपको बताना है सिनोनिम, इनसाइट का सिनोनिम। तो पहली बात तो इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है इनकरेज, ठीक है, किसी भी चीज़ को इनकरेज करना। तो शॉर्ट, प्लेस, प्रोवोक, डिले, इन सब में से इनकरेज का इनकरेज क्या होता है? प्रोवोक, ठीक है। प्रोवोक मीन्स किसी चीज़ को इनकरेज करना। इनकरेज नॉट इन द सेंस कि वो मोटिवेट वाला इनकरेज नहीं, वो करना किसी चीज़ को कोई चीज़ करने पे मजबूर करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? और सिनोनिम्स लिख लो इनसाइट के। एक तो प्रोवोक हो गया, एक हो गया किंडल, एक हो गया इन्फ्लेम, ठीक है, और एक हो गया इंस्टिगेट करना, भड़काना, ठीक है। नेक्स्ट इज सकम्ब। सकम्ब का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। तो ये बाकी जो ऑप्शंस है एड, यील्ड, चेक, अपोज, इसमें एड का मतलब क्या होता है? हेल्प, ठीक है। और यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है टू स्टॉप रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग, ठीक है। तो क्लियरली आपका आंसर क्या है? यील्ड। नेक्स्ट इज एनोमैलिस, ठीक है। अनोमलिस का मतलब क्या होता है? अनोमलिस का मतलब होता है समथिंग which is different than usual, ठीक है, different than usual, इसको हम anomaly भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आ गया disgraceful, formless, irregular, threatening, ठीक है। तो इन सब में से क्या सिनोनिम हुआ इसका? irregular, क्योंकि irregular चीज़ भी क्या होती है? जो रेगुलर से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। एटिपिकल, एबरेंट, ठीक है। उसके बाद नॉन टिपिकल, ठीक है। और सकम के भी कुछ आपको बता देती हूँ। सकम के होते हैं गिव इन, ठीक है। देन आपका आज आ गया टू बी कॉन्कर्ड बाय, टू बी कॉन्कर्ड बाय, टू बी ओवरवेल्म्ड बाय, ठीक है, या फिर सरेंडर। ये कुछ क्या है सकम के सिनोनिम्स। नेक्स्ट आपका आता है फॉरटुइटस। फॉरटुइटस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट प्लान्ड, ठीक है। नॉट प्लान्ड ये क्या हो गया? एक्सीडेंटल, क्योंकि एक्सीडेंटल तो प्लान नहीं होता ना। एक्सीडेंटल समथिंग जो कि एक्सीडेंट से हो जाता है, ठीक है। प्रॉस्परस, करेजियस, कंक्लूसिव, तो आपको पता ही ये क्या मतलब होता है इसका। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्री मेडिटेटेड का मतलब क्या होता है? जो कि प्लान्ड हो, ठीक है। अनफोर्सीन, जो कि पता ना हो कि ऐसा होने वाला है। अनप्लान्ड, ठीक है। और एक और है सेरेंडिपिशियस,
सेरेंडिपिशियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमिएबल। परमिएबल मतलब जिसके थ्रू कुछ पास हो सके, ठीक है। समथिंग थ्रू विच थिंग्स कैन पास, तो ये क्या हो गया आपका पेनिट्रेबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जो शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब जो डिफरेंट हो, और सॉल्युबल मतलब जो घुल जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पेनिट्रेबल। इसके कुछ वो देख लेते हैं सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स है पोरस या फिर एब्सॉर्बेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब होता है एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ चलना, ठीक है, एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ चलना। अब इसमें देखो आप, एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है, एस्कॉर्ट मतलब कोई भी जो आपके साथ नहीं हो, साथ एज इन किसी को वो करना, साथ भेजना, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको फॉलो करे साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर आता है कैरी, मतलब कैरी करना। अब फ्लॉक है ना, फ्लॉक भी होता है, कॉन्वॉय भी एक ग्रुप है, ठीक है, फ्लॉक भी एक ग्रुप है, बट ये दोनों ऐसे तो अलग है, क्योंकि कॉन्वॉय एक क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कार्स होती है, फ्लॉक एक ग्रुप ऑफ शीप्स होती है। बट ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि ग्रुप्स दोनों साथ में ग्रुप फॉर्म करते हैं। जैसे कॉन्वॉय में गाड़ियाँ चलती है, वैसे ही फ्लॉक में शीप या फिर कैटल चलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लॉक। हालांकि आप ये नहीं बोल सकते अ कॉन्वॉय ऑफ शीप या फिर अ फ्लॉक ऑफ कार्स, ठीक है। बट दीज बोथ आर सेम इन द सेंस कि दोनों ग्रुप्स हैं, ठीक है। जिस हिसाब से ग्रुप में कार्स चलती है, उस हिसाब से ग्रुप में कैटल चलती है। इसके कुछ सिनोनिम देख लेते हैं। फ्लीट, फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरावान। कैरावान क्या होता है आपका, जिसमें आपके एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो साथ में चलते हैं ग्रुप्स में इन डेजर्ट्स, ठीक है, उसको कैरावान बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आपका क्या आएगा, कॉटेज, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे फ्यूनरल पे बहुत सारे लोग इकट्ठे चलते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉटेज। नेक्स्ट आपका आता है साइट। साइट का मतलब क्या होता है आपका, साइट मीन्स कोई भी चीज़ मेंशन करना एज ए प्रूफ, टू मेंशन एज अ प्रूफ, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप लोगों ने पेपर पब्लिश किया होगा, कोई साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस लिखा कि COVID-19 स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स, मान लो, ठीक है। और वो साइंटिफिक पेपर वाली लैंग्वेज नहीं है ये, बट मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस लिखा और मैंने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया, ठीक है। और फिर अपने पेपर के एंड में मैंने 1 में इसका सोर्स डाल दिया, फॉर एग्जांपल दैट मैंने ये जो लाइन है ये पिक की है फ्रॉम XYZ सोर्स, ठीक है। तो ये जो 1 मैंने मेंशन किया ना, दिस इज कॉल्ड साइटेशंस, ठीक है। ये क्या होती है, साइटेशंस होती है। कोई पेपर आप खोलना, आज साइंटिफिक पेपर कोई खोलना, उसमें देखना ऐसे नंबर्स लिखे होंगे 1 2 छोटे छोटे ऊपर, तो क्या बोलते हैं, साइटेशंस। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे कोट्स या फिर हम एक एविडेंस देते हैं कि ये हमने यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोट। साइट मीन्स टू कोट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया वोकेशन। वोकेशन सिंपली इट मीन्स ऑक्यूपेशन, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। परस्यूट, नीश, नीश एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, प्लीज़ इसको देख लेना, इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड, बहुत चांसेस इसके आने के। नेक्स्ट इज प्रोफेशन, ठीक है। ये 3 इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ द प्लान आर लाइकली टू बी ट्रांजिशनरी। ट्रांजिशनरी क्या होता है, समथिंग विच इज टेम्पररी, जो कि ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। हम बोलते हैं दिस इज अ ट्रांजिशनरी फेज, ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द हाइकर्स फाउंड क्रेविसेस इन द रॉक्स। क्रेविसेस क्या होती हैं, क्रैक्स होती है, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट योर मॉक टेस्ट 1। इसमें हमने जितना हो सकता था सारे टाइप के एफकैट के जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कुछ टाइप्स है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। So if you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram. I'll see you guys in the next video. Thank you. Jai Hind.